irrespective of order। ठीक है जी, इररिस्पेक्टिव ऑर्डर के मीनिंग ये है कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है जी, कि तरतीब मैटर नहीं करती। जैसे मैं बता दूं कि ए बी सी और ए सी बी ये 2 परमुटेशंस हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन ये एक ही है। ठीक है, ये एक ही कॉम्बिनेशन है। ये तीनों यानी दोनों जो परमुटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिफरेंट कहेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंट चीजें नहीं है, दे आर सेम थिंग्स। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस सर। चलिए जी, इसके की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ n objects using R of them, कि उनमें से आपने R ऑब्जेक्ट्स को यूज करना हो। इसके लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं उसे हम कहते हैं NCR। इसको हम यूं भी लिखते हैं NCR। कुछ ऑथर इसे यूं भी लिखते हैं जी NCR। ये सारी नोटेशन जो है ये NCR की हैं। ठीक है जी, और ये इक्वल होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। और इसमें भी याद रखिए कि n जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू r होगा। तो ये तो इसका बेसिक फार्मूला है। हम एक सिंपल फार्मूला से क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे वो आपसे कहे कि फाइंड कीजिए 12C2 किसकी इक्वल होगा, तो आप लिखेंगे 12 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू 12 और 2 का डिफरेंस आपने यहाँ पे लिखना होता है, दैट इज 10 फैक्टोरियल। अब 12 को आप ब्रेक कर लेंगे, हम बात कर चुके पहले। 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल पे हम ब्रेक करेंगे। 2 फैक्टोरियल 2 होता है इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो ये 10 फैक्टोरियल इस 10 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। 2 को 6 12 हो जाएगा, और 11 इंटू 6 ये आपके पास आंसर आ गया 66। तो एक तो इसका ये सिंपल क्वेश्चन है कि वो आपसे पूछ लीजिए कि 12C2 यानी NCR जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। n की जगह वो कोई भी नंबर दे दे, r की जगह वो आपको कोई भी नंबर दे सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। इसके कुछ छोटे छोटे की पॉइंट हैं, वो आपने ज़हन में रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कैलकुलेशन के अंदर यूज भी होंगे। पहला की पॉइंट है कि अगर NC 0 हो तो ये 1 होता है, याद रखिएगा। n की जगह जो मर्जी आ जाए, लेकिन कॉम्बिनेशन विद 0 अगर हो जाए तो ये 1 हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर NCN हो जाए तब भी ये 1 हो जाता है। ठीक है जी। तीसरा इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि NCR जो है ये NCN माइनस R के इक्वल होता है। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। ठीक है, दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये है क्या? देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये है 16C5 तो ये इक्वल होगा 16C11 के। ठीक है, करना क्या है आपने कि ये जो दो नंबर्स हैं इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख लेना है, तो ये इसके इक्वल होगा हमेशा। जो भी कॉम्बिनेशन आप लेंगे ये इसके इक्वल होगा। चलिए क्वेश्चन वो कर लेते हैं। जैसे ये है 10C7 तो ये इक्वल होगा किसके? 10C3 के। ठीक है, क्वेश्चन इसका यूं आ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि इफ 11C5 इज इक्वल टू 11CX देन व्हाट शुड बी x? क्या होना चाहिए जी? x 6 आ जाए। हाँ जी, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज 6। बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड। आई होप सो कि ये की पॉइंट आपको क्लियर हो गया, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन जो है इसको कहते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, देखिएगा। अगर NC जी ठीक है जी, चलिए जी। नेक्स्ट है जी NCR में अगर हम ऐड कर दें NCR माइनस 1 तो ये इक्वल होता है N+1CR के। अच्छा, मैं आपको समझाऊंगा इसकी टेक्निक। टेक्निक ये कि ये देखिए, ये ऊपर वाले दोनों नंबर सेम हो
और नीचे जो दो नंबर लिखे हैं इनमें सिर्फ 1 का डिफरेंस हो, कोई एक नंबर बड़ा हो या छोटा हो डजंट मैटर, तो जो दोनों नंबर सेम है उसमें आपने 1 ऐड कर देना है और इधर से जो ग्रेटर नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये आपको एडवांटेज क्या होगा इसका, देखिए अगर आप उससे वो पूछता है कि 9C7 प्लस 9C6 किसके इक्वल है, तो 9 और 9 सेम है तो 10 हो जाएगा, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो यहाँ लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 10C7। क्यों जी, समझ आ गई बात की कि नहीं? चलें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 16C11 में अगर 16C12 ऐड करें तो क्या आंसर आएगा? 17C12 आ जाए। हाँ जी, ये हो जाएगा 17C12। ठीक है, ये इस तरह से हमारा ये फार्मूला वर्क करता है। ठीक है जी, आई होप सो कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक और की पॉइंट याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर कभी आपको ये गिवन हो कि NCP इक्वल है NCQ के, देन ये जो N है ये हमेशा इक्वल होगा P प्लस Q के। ठीक है, फिर देख लें, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर वो आपसे कहता है जी इफ NC4 इज इक्वल टू NC5, ये आपकी बुक का क्वेश्चन ही मैंने लिखा है, तो N क्या होना चाहिए, 4 और 5 दोनों को ऐड करके लिख दें तो ये N होना चाहिए। ठीक है जी, यानी ऊपर N लिखा हो, नीचे दो नंबर डिफरेंट लिखे हो, तो N नीचे लिखे हुए दोनों नंबर्स का सम होगा। ठीक है जी, इसका एक और वेरिएंट, एक और वर्जन देखते हैं। देखिए अगर वो कहे जी कि यहाँ लिखा है लेट्स से 5CN और ये इक्वल है 9CN के, देन N किसके इक्वल होगा? याद रहे कि इस पे पिछला फार्मूला अप्लाई नहीं होना। N अगर ऊपर लिखा हो तो दोनों नंबर को ऐड करना है, N अगर नीचे लिखा हो तो स्वाय 0 के इसका आंसर और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों में डिफरेंस नोट कर लें। ऊपर लिखा हो तो नीचे लिखे हुए दोनों नंबर्स का सम, नीचे लिखा हो तो 0 के अलावा N की कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। क्यों जी, समझ आ गई बात कि नहीं? सर लास्ट स्लाइड दिखाइएगा। जी, ये लीजिए। ठीक है, सर ये आर नहीं ऊपर लिखा है, यहाँ लिखा हो ना, तो फिर वो उसकी मर्जी है। आर तो एक जैसे आर ऐसे एक वेरिएबल है। मैं तो इसलिए आपको लिख के बताया कि पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह आता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये इस एन को वो वाला एन समझ लेते हैं, तो एन नहीं है, ये असल में आर की जगह ही लिखा हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि यहाँ आर ही लिखा जाए, कुछ भी लिखा जा सकता है। एक्स लिख देता है वो कई जगह। कई जगह उसने क्वेश्चन यूं पूछा हुआ है, XC7 इज इक्वल टू XC2, देन व्हाट इज एक्स? बताएं जी एक्स क्या होगा? 9। 9 होगा, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन अगर यूं आ जाता है 7CX इज इक्वल टू 2CX, अब x क्या होगा? सिर्फ 0 इसको सेटिस्फाई कर सकता है क्योंकि NC01 होता है। समझ आ गई बात अब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर इनमें प्लस नहीं आएगा इज इक्वल टू की जगह इधर लेफ्ट नहीं साइड? बेटा, इक्वल है, ये इक्वल के लिए करवा रहा हूँ, नॉट फॉर प्लस। वो प्लस वाली सिचुएशन और है, वो मैंने पीछे क्वेश्चन फिनिश कर दिया, ये नया स्टाइल है। वो प्लस यहाँ तक है, ये और चीज है। ये तो मैंने क्वेश्चन ही देखे ना, नया रूल ही यहाँ से नया स्टार्ट कर दिए। नई चीज आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे अप्लाई होता है इसके ऊपर। ठीक होगी जी बात? ये और चीज है, प्लस वाला और क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ही चेंज है। ठीक है, थैंक यू सर। अब देखिए अगर आपके क्वेश्चन में सिलेक्ट, चूज, ड्रॉ या इससे मिलते जुलते वर्ड यूज हो रहे हो, ठीक है, या फॉर्मेशन, ठीक है जी, बन रही हो क्या चीज, कोई ग्रुप बन रहा हो, कोई टीम बन रही हो, कोई कमेटी बनाने को कह रहा हो, ठीक है, एटसेट्रा, तो आप समझ जाएं कि इस क्वेश्चन में आपने कॉम्बिनेशन यूज करना है। ठीक है, अगर लेटर बन रहे हो, डिजिट्स की हेर फेर हो रहा हो, तो वो परमुटेशन का क्वेश्चन होता है। कॉम्बिनेशन के किसी भी क्वेश्चन में लेटर, डिजिट्स या नंबर इन्वॉल्व नहीं होते।
सकते। कॉम्बिनेशन में हमेशा क्या चीज इन्वॉल्व होती है जी? कमिटी, ग्रुप, टीम, चीजों का सिलेक्ट करना, चीजों का ड्रॉ करना, एटसेट्रा। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूंगा और उसके 3 वेरिएंट आपसे डिस्कस करूंगा, तो जरा देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको कॉम्बिनेशन के 5 रूल समझा देने हैं। क्वेश्चन ये है जी, वो कहता है कि इन हाउ मेनी वेज a hockey 11 can be formed from 15 players, कि 15 प्लेयर जो हैं वो मौजूद हैं, उनमें से आपने हॉकी 11 सेलेक्ट करनी है। अच्छा, हॉकी टीम भी कह सकता है, आपको टीम के मेंबर याद होने चाहिए। हॉकी की टीम में 11 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, बेसबॉल में कितने होते हैं, बास्केटबॉल में कितने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। वो हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ प्लेयर्स ना बताए, वो सिर्फ इतना कह दे कि जी इतने प्लेयर्स, यानी इतनी कितनी टीम्स बनेगी। जैसे यहाँ वो हॉकी 11 की बजाय ये वर्ड यूज कर सकता है कि हाउ मेनी हॉकी टीम्स, ठीक है, कि कितनी हॉकी टीम जो है वो बन सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उस गेम की टीम के अंदर एक्चुअली कितने प्लेयर जो है वो खेलते हैं। ठीक है, तो वो आपका जनरल नॉलेज भी हो सकता है वहां पे चेक कर रहा हो, तो वो फिर आपको खुद से वहां पे उसको फाइंड आउट करना होगा। अब इसमें देखें, चूंकि टीम बन रही है, फॉर्मेशन ऑफ अ टीम है, टोटल 15 है, उनमें से आपने 11 प्लेयर्स को यूज करना है, तो सीधा सीधा फार्मूला होगा दैट इज 15C11। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें। अच्छा, साथ वो कंडीशन लगा दे सच दैट अ पर्टिकुलर प्लेयर, कि एक पर्टिकुलर प्लेयर है ऑलवेज इंक्लूडेड, कि वो हमेशा इंक्लूड किया जाए इन ईच टीम, कि एक प्लेयर को हमेशा एक टीम में इंक्लूड किया जाए। ठीक है जी। क्वेश्चन आपने शुरू यहीं से करना है, 15C11 के 15 में से 11 सिलेक्ट करनी है। जितने लोगों को, जितनी चीजों को ऑलवेज इंक्लूड करना हो, गौर से सुनिएगा मेरी बात, जितनी चीजों को ऑलवेज इंक्लूड करना हो, उन्हें आपने एन में से भी माइनस कर देना है और आर में से भी माइनस कर देना है। अब आपका आंसर हो जाएगा 14C10। ठीक है, आ पर्टिकुलर प्लेयर, एक सिंगल प्लेयर को आपने हर टीम में चूंकि शामिल करना है, ठीक है, तो इसलिए आप एन और आर दोनों में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है जी। इसका तीसरा वेरिएंट देखिएगा, ये वो क्वेश्चन कंडीशन लगा दे सच दैट, एक नया क्वेश्चन बना रहा हूं, असल में क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, उसके आगे अगर वो कंडीशन लगा दे सच दैट 2 प्लेयर्स नेवर इंक्लूडेड इन एनी टीम, के 2 प्लेयर हैं, उनको वो कहता है जी किसी भी टीम में शामिल ना किया जाए। फिर वही बात, शुरू आपने यहीं से करना है, 15C11। अब 2 प्लेयर्स नेवर इंक्लूडेड, जितनी चीजें कभी भी शामिल नहीं करनी, उन्हें सिर्फ आपने एन में से माइनस कर देना है। अब आपका आंसर होगा 13C11। क्यों जी, समझ आई ये बात कि नहीं आई? इज इट क्लियर जी? Yes, sir. ठीक है, तो ये 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, एक है विदाउट कंडीशन, एक है कि ऑलवेज इंक्लूडेड, जितनी चीजें इंक्लूड करनी है उन्हें दोनों तरफ से माइनस करना है, और जो चीजें इंक्लूड नहीं करनी उन्हें सिर्फ एन में से माइनस कर देना है आपने। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं जी, कुछ की पॉइंट्स मुझे याद आ गए हैं, उनको याद रखें। अगर कॉम्बिनेशन में आप 0 से शुरू करें, NC0, NC1, NC2, और ऐड करना हो अप टू NCN, तो सिंपल है कि आप 2 पावर n कर दें, ये डायरेक्ट आंसर ले लें। यानी जैसे ये है, मैं कोई क्वेश्चन में आ जाता है कि 7C0, 7C1, 7C2, और आप 7C7 तक इन सारे कॉम्बिनेशंस को ऐड करें, तो बजाय इसके कि आप इनके कॉम्बिनेशन बना के ऐड करें, आप सिंपल लिख देंगे कि आंसर है 2 पावर 7 यानी 128। इज इट क्लियर जी? और अगर 0 की बजाय 1 से शुरू हो जाए,
यानी NC1 हो, फिर NC2 हो एंड सो ऑन, NCN तक जाएं तो 2 पावर n और फिर आंसर में से 1 माइनस कर लें। अच्छा जी, अगर ऐसा हो कि NC1 हो, फिर NC3 हो, फिर NC5 हो, अप टू सो ऑन NCN हो, आपने नोट किया कि यहाँ जो नंबर हैं ये सारे क्या हैं, ऑड हैं। अगर ये सारे नंबर ऑड हों तो फिर 2 की पावर में n में से एक लेस कर दें। ठीक है जी। अगर ये सारे इवन हों, जैसे NC0 हो गया प्लस NC2 हो प्लस NC4 हो और अप टू NCN तक जाना हो और ये सारे इवन हो, तो सेम सिचुएशन है, 2 की पावर में n लिख के उसमें से 1 लेस कर दें। ठीक है, इसकी भी एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे ये है, अगर आपके पास आ जाए 6C0 6C2 प्लस 6C4 प्लस 6C6, वो आपसे कहेगी इसको ऐड करें, तो आपने लिखना है 2 पावर 6 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 2 पावर 5 यानी 32। क्यों जी, क्लियर है पॉइंट की नहीं? ऊपर वाला नंबर मैटर नहीं करता, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीचे सारे इवन हो या ऑड हो तो ये आप लास्ट टू में से कोई एक फार्मूला जो है पिक करेंगे। इज दैट क्लियर जी? जी सर। ठीक है जी, चलें, ये कॉम्बिनेशन के ही सारे रूल्स हैं जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन एक और जगह भी इस्तेमाल होता है, मैं भी यहाँ पे आपको उसकी कुछ एग्जांपल दूंगा, और वो यूज होता है ज्योमेट्री के अंदर। ज्योमेट्री के अंदर वो आपको एक कंडीशन देगा कि लेट्स से देयर आर n पॉइंट्स। ठीक है जी, n पॉइंट्स में मैं यहां से शुरू करता हूँ, ये मैंने 3 पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को लाइन बाय लाइन ज्वाइन कर दें तो एक 3 साइडेड फिगर बनेगी। तो पहला की पॉइंट, जितने पॉइंट्स गिवन हों उतने साइडेड फिगर बनती है, यानी n साइडेड फिगर बनेगी। अगर 10 पॉइंट हैं तो 10 साइडेड फिगर बनेगी मैक्सिमम, उससे बड़ी फिगर नहीं बन सकती 10 पॉइंट्स को ज्वाइन करके। लेकिन साथ वो एक कंडीशन लगा देता है समटाइम्स कि नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि कोई भी 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएं, देखिए ये 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएं तो फिर ये 3 साइडेड फिगर नहीं बनाएगा, ये तो एक लाइन बना सकता है। ठीक है, इसलिए अगर कभी ज्योमेट्री के क्वेश्चन के साथ ये कंडीशन आ जाए कि नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये परेशानी की बात नहीं है, आपने इन्हीं फार्मूलाज को, इन्हीं चीजों को जो है वो अप्लाई कर देना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। n साइडेड फिगर बनेगी, पहला की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट है, वो आपसे पूछ सकता है कि अगर n पॉइंट्स हैं तो टोटल स्ट्रेट लाइंस कितनी बन सकती हैं। इसका बड़ा सादा सा फार्मूला है कि NC2 लाइंस बनेगी। ठीक है जी, 1 लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है जी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10 पॉइंट्स हैं तो आप बताइए कि इनमें से टोटल लाइंस कितनी बनेंगी। 10 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो आपका आंसर होगा 10C2 और ये आता है 45, तो 45 लाइंस बनेंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरी चीज, वो आपसे पूछ सकता है कि टोटल डायगोनल्स कितनी बनेगी। ठीक है जी, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि डायगोनल्स कितनी बनेगी कि टोटल लाइंस में से आप साइड्स को माइनस कर दें। ठीक है, देखिए 10 पॉइंट्स हैं तो 10 साइड्स होंगी, टोटल लाइंस कितनी हैं 45, तो 45 में से अगर आप 10 साइड्स को माइनस कर दें तो हमारे पास कितनी उस फिगर के अंदर डायगोनल्स होंगी, 35 डायगोनल्स जनरेट हो जाएंगी। क्यों जी, समझ आ रही है बात की कि नहीं? यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है जी, तो ये एक तो ये सिंपल सी की पॉइंट हो गया। अच्छा, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताएं उस फिगर में टोटल ट्राइएंगल्स कितनी बनेंगी। अगर आपको ये की पॉइंट समझ आ गया तो अब आप बताइए जी कितनी ट्राइएंगल्स बननी चाहिए, कितनी लाइंस बनेंगी। 1 लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स,
एक ट्राइंगल 3 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होती है, तो NC3 ट्राइंगल्स बनेंगी। अगर वो आपसे पूछे कि उसमें टोटल क्वाड्रिलेटरल्स कितनी बनेंगी, कितनी क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगी जी अगर n पॉइंट्स आपको दे दिए NC4 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 बनेंगी, बिकॉज वन क्वाड्रिलेटरल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पॉइंट्स। आई होप सो कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन एक बहुत ही जनरलाइज मीनिंग के अंदर आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख नहीं सकूंगा, टाइम शॉर्ट होता है, लिखने में बहुत देर लगती है, मैं वैसे बोल देता हूँ। वो कहता है कि एक रूम के अंदर 10 पीपल हैं, 10 लोग हैं एक कमरे में, ठीक है जी। हर पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से हैंडशेक करता है, ठीक है जी। आपने बताना है कि टोटल कितने हैंडशेक्स होंगे, हाउ मेनी हैंडशेक्स वर देयर। अगर हर बंदा दूसरे बंदे से हैंडशेक करता है तो कितने हैंडशेक होंगे। अब देखिए कॉम्बिनेशन है ये, NC2 तो वेरी सिंपल, वन हैंडशेक इज द यस, वन हैंडशेक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हैंड्स या 2 पीपल कह लें, तो NC2 इज योर आंसर। अगर 10 है तो 10C2 हो जाएगा। तो अभी हमने कंप्यूट भी किया, आप कर भी लीजिएगा, 45 हैंडशेक्स होंगे, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखें, उसमें कॉम्बिनेशन भी है और जनरल नॉलेज भी है। आप अक्सर मैचेस देखते होंगे, एक क्वेश्चन मैचेस के बारे में आ जाता है, ठीक है जी। वो कहता है जी कि एक सर ऊपर टूर्नामेंट वाले हो रहा है। क्वेश्चन में जी बोले। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में ये बताया कि एक बंदा 2 के साथ सिर्फ हैंडशेक कर सकता है, या 2 के साथ नहीं, एक बंदे ने हर बंदे से हैंडशेक करना, यानी हर बंदे ने हर बंदे से हैंडशेक करना, तब इतने हैंडशेक होंगे। यस और एक हैंडशेक जो होता है ना, वो कॉम्बिनेशन 2 हैंड्स का होता है, ये यहाँ पे की पॉइंट है। वन हैंडशेक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हैंड्स, 2 हाथ मिलेंगे तो एक हैंडशेक होगा। इज इट क्लियर? यस थैंक यू। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये यूज हुआ है कि 2 हाथ मिलेंगे तो एक हैंडशेक होगा, ठीक है, ठीक है जी। चलो, हाँ जी, मैचेस के बारे में मैं आपको बता रहा था कि वो आपसे कहता है जी कि इतनी टीमें हैं। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि 10 टीम्स हैं, 10 टीम्स जो हैं वो एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि टोटल मैचेस बताएं कितने होंगे, लेकिन टूर्नामेंट जब प्ले होता है तो उसकी 2 सिचुएशंस होती हैं, ठीक है जी। ऐसे नहीं टूर्नामेंट प्ले होता। अब वो सिचुएशन कौन कौन सी है? एक सिचुएशन होती है नॉकआउट। नॉकआउट कहते हैं जिसमें जो टीम हार गई वो टूर्नामेंट से बाहर। दूसरी सिचुएशन होती है, उसे कहते हैं राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन ये होता है कि इसमें हर टीम ने हर दूसरी टीम के साथ मैच खेलना होता है, ठीक है जी। तो जब भी वो राउंड रॉबिन की सिचुएशन दे तो मैचेस कितने होंगे जी? NC2। क्यों? वन मैच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी टीम्स, एक मैच में कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं जी? 2 टीमें हिस्सा लेती हैं, ठीक है। और हर टीम ने जब हर टीम के साथ मैच खेलना हो तो उसे कहते हैं राउंड रॉबिन, ठीक है जी। तो राउंड रॉबिन जब भी वो आपसे कहे जी कितनी टीमें हैं और बताइए राउंड रॉबिन पे कितने मैचेस होंगे, तो आप लिखेंगे जी NC2। 10 टीमें हैं तो 10C2। अच्छा जी, नॉकआउट क्या होता है? नॉकआउट ये होता है कि जो टीम हार जाए वो टूर्नामेंट से बाहर, ठीक है। उसमें हर टीम दूसरी टीम के साथ मैच